नरेन और नंदराय एक साथ। पाहूजा साहब के मुंह से लाली का नाम सुन लतिका जी को अब तक अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने एकदम से खुश होते हुए कहा, हाँ तो शाह साहब को सौंप देते हैं ना लाली। आप ठहरिए, मैं उसे अभी बुलवाती हूँ। कहकर वो पास ही रखे कॉर्डलेस पर एक नंबर डायल करने लगी। पाहूजा साहब लतिका जी की हड़बड़ी देखकर हैरान थे। जिस लड़की के लिए कुछ देर पहले वो जहर उगल रही थी, अभी उसी लड़की से अपना मतलब साधने के लिए इतनी उतावली हो रही थी। उन्होंने एकदम से लतिका जी के हाथों से फोन छीनकर वापस रखते हुए कहा, लतिका, लतिका, जरा ठहरो। लाली कोई सामान नहीं है कि हम उसे अपने मतलब के लिए जब जी चाहा इस्तेमाल कर लें और जब जी चाहा घर से उठाकर बाहर फेंक दें। वो एक जीती जागती लड़की है, उसके बारे में कुछ भी फैसला हम अकेले नहीं ले सकते। कम से कम उससे एक बार पूछना तो पड़ेगा ना कि वो ये काम करना भी चाहती है कि नहीं। उनका भाषण सुनकर लतिका जी के चेहरे पर गुस्से के भाव बिखर गए। उन्होंने एकदम से रिसीवर फिर से उठाते हुए कहा, ठीक है, उससे पूछने के लिए ही सही, कम से कम मुझे बात तो करने दो। हर वक्त ऐसे साधु महात्मा जैसे प्रवचन देने बैठ जाते हो जैसे कि संसार में मुझसा पापी कोई और है ही नहीं। कहते हुए वो कमरे से बाहर आ गई और उन्होंने फिर से नंबर डायल किया। कुछ देर रिंग जाने के बाद उधर से नौकरानी ने लतिका जी की आवाज सुनते ही कहा, मैडम वो घर में नहीं है। ये सुनकर लतिका जी के तो जैसे होश ही गुम हो गए। उन्होंने एकदम बिगड़ते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? नौकरानी ने रुआसे अंदाज में जवाब दिया, पता नहीं मैडम, आते आते थोड़ी देर हो गई मुझे। जब आई तो देखा ताला बाहर से लगा था, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया है। पूरी बात सुनकर लतिका जी चीखते हुए बोली, एक काम नहीं होता तुम हरामखोरों से, ढूंढो उसे, वहीं कहीं होगी। कहकर वो वापस अपने कमरे में आ गई। उन्हें इस तरह बेचैन देखकर पाहूजा साहब ने धीमे लहजे में कहा, कभी कभी तो मुझे समझ में ही नहीं आता लतिका कि आखिर तुम चाहती क्या हो। लेकिन लतिका जी ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। इस वक्त उनके मन में बस एक ही बात चल रही थी कि किसी भी तरह लाली को वापस लाना है। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सुधारने के लिए वो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकती थी। इधर लाली के गायब होने की खबर से अनजान पाहूजा साहब की आंखों में लाली के लिए फिक्र सी थी। पता नहीं वो लड़की कहां कहां भटकने के लिए मजबूर हो रही होगी। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता लाली। मैं लतिका की तरह उतना स्वार्थी होकर तो नहीं सोच सकता कि तुम मेरे लिए इस प्रोफेशन में उतरो, लेकिन एक बार इस बारे में तुमसे बात जरूर करना चाहूंगा। उन्होंने ख्यालों में ही जैसे लाली से कहा। कुछ देर बाद सुजॉय जैसे ही घर लौटकर आया, पाहूजा साहब और लतिका जी को परेशान देखकर फिक्रमंदी से बोला, माँ, डैड, आप लोग टेंशन मत लो, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। लेकिन लतिका जी उसे कुछ कहती उससे पहले ही फिर से एक बार फोन बज उठा। इस बार कॉल पाहूजा साहब के लिए था। लेनदारों के कॉल्स आने का सिलसिला सा शुरू हो गया। तब लतिका जी ने कुछ झुंझुलाते हुए कहा, अपने डैड को समझाओ सुजॉय, वो मिस्टर शाह की डील एक्सेप्ट कर ले और अपनी इन परेशानियों से छुटकारा पा ले। सुजॉय को जैसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसने कुछ चौंकते हुए पूछा, डील? कैसी डील? लतिका जी ने उसे शुरू से लेकर आखिरी तक सारी बातें बता दी। पूरी बात सुनते ही सुजॉय भी कुछ खुश होते हुए बोला, सही तो है डैड, इसमें बुराई क्या है? वैसे भी इससे उसे काम भी मिल जाएगा। आपने ही तो बताया था कि वो यहाँ काम की तलाश में आई है। डायरेक्ट बॉलीवुड में एंट्री मिल रही है उसे। अरे ऐसे मौके के लिए तो लोग तरसते हैं। लेकिन बेटा, मिस्टर शाह की फिल्मों के बारे में तुम्हें भी तो पता ही है कि वो ज्यादातर बी ग्रेड की फिल्में ही बनाते हैं।
ऐसे में हम बिना उससे पूछे उन्हें हाँ कैसे कर सकते हैं? उनकी बात सुनकर सुजॉय उन्हें समझाने लगा। आपकी बात सही है डैड, मगर इस मूवी के बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वो सिर्फ एक आइटम नंबर के लिए ही कोई फ्रेश चेहरा ढूंढ रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये हमारे और लाली दोनों के लिए ही फायदे का सौदा होगा। हमें इसे मिस नहीं करना चाहिए। पाहूजा साहब ने कुछ सोच में डूबे हुए जवाब दिया। लेकिन लाली का कोई पता भी तो नहीं है। कहते हुए उन्होंने चुपके से एक नजर लतिका जी के चेहरे पर डाली। लतिका जी भी उनकी बातें सुनकर खूब समझ रही थी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने एकदम से उठते हुए कहा, मैं लाऊंगी लाली को और उसे हमारी इस डील के लिए हाँ करना ही होगा। ये कहते हुए उनके चेहरे पर एक सख्ती सी छा गई थी। वहां नंदराय जब लाली को लेकर अपने ठिकाने पर पहुंचा तो तब तक वो बेहोश ही थी। ये जगह उसे मुकेश ने ही दिलवाई थी। इंडस्ट्रियल इलाके में बने इस घर के आसपास सन्नाटा ही रहा करता था। लाली को अंदर लाकर नंदराय ने उसे बिस्तर पर लिटाया और पास ही पड़े पानी के बोतल से हथेली में कुछ पानी उड़ेलकर एक छपाका सा उसके चेहरे पर मार दिया। लाली हड़बड़ाते हुए उठ बैठी। सामने नंदराय को देख उसकी रही सही हिम्मत भी जवाब देने लगी थी। उसने एकदम से नंदराय के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, नंद जी, मुझे छोड़ दीजिए। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं बस आपके साथ नहीं रह सकती। लेकिन नंदराय ने अपना हाथ पीछे ले जाकर उसके बाल मुट्ठी में भींचते हुए कहा, तू किसी को कुछ तो तब बताएगी ना जब मैं तुझे कुछ बताने लायक छोड़ूंगा। इतनी आसानी से तुझे छोड़ दूंगा ये तूने सोचा भी कैसे? पूरे गांव पंचायत में मेरे मुंह पर कालिक पोताई तू, वो भी किसके लिए? अपने सौतेले बेटे के लिए। थू है तुझ पर लाली। अरे बच्चलन से बच्चलन औरत भी ये ना करे जो तू करके आई है, और तू कहती है तुझे छोड़ दूं। दर्द से तड़पती हुई लाली ने रोते हुए कहा, नंद जी, मैं किसी के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। मुझे तो बस आपके साथ नहीं रहना था, इसलिए यहाँ आ गई कि यहाँ नरेन जी मेरे कहीं रहने का ठिकाना ढूंढने में मदद कर देंगे। तेरी मदद तो अब मैं करूंगा साली। इज्जत रास ना आई तुझे? अब देख, मैं तुझे बताता हूँ कि जलील कैसे किया जाता है। कहकर उसने लाली के कंधे पर पड़ी उसकी चुनरी खींचकर उतार फेंकी और उसे एकदम सीने से चिमटा लिया। लाली किसी कमजोर परिंदे की तरह नंदराय की बाहों में तड़प उठी थी। नहीं नंद जी, मुझे छोड़ दीजिए, अब नहीं झेल पाऊंगी मैं ये सब। कहते हुए वो नंदराय की पकड़ से छूटने की नाकाम कोशिश करने लगी। लेकिन कहां 50 साल का हट्टा कट्टा भरपूर मर्द नंदराय और कहां 16-17 साल की नाजुक सी लाली। कुछ ही देर की पकड़ में लाली के विरोध करने की ताकत भी जैसे खत्म होने लगी थी। अब नंदराय उस पर हावी होने लगा था। एक झटके में लाली को लिए हुए ही वो बिस्तर पर आ गिरा था। उसे अपने नीचे दबोचकर नंदराय अब उसके सीने में मुंह घुसाए लगातार उसे चूमे जा रहा था। बेबस सी लाली उसके नीचे पड़ी तड़पती जा रही थी। अपने बदन के ऊपर पड़ा नंदराय का वजूद उसे खुद से घिन सी दिला रहा था, लेकिन वो चाहकर भी उससे छूट नहीं पा रही थी। चीखती चिल्लाती लाली की आंखों से बेबसी के आंसू बहे जा रहे थे। हे भगवान, इस राक्षस से अब तू ही मेरी रक्षा कर। लाली ने रोते हुए मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, जबकि उधर नंदराय ने उसे लगातार चूमते हुए उसकी कुर्ती भी उतार फेंकी थी। लाली के गोरे बदन पर अब जहां तहां नंदराय के दांतों के निशान उभरते जा रहे थे। उसे देखकर यूं महसूस हो रहा था जैसे उसके अंदर कोई जानवर घुस आया हो जो लाली को चीड़ फाड़ कर रख देना चाहता हो। ये नंदराय का गुस्सा था,
अपनी बेइज्जती का बदला था जो वो लाली को छिन्न भिन्न करके निकालना चाहता था। हर पल उस पर हावी होता हुआ नंदराय बीच बीच में कहता जा रहा था, साली मुझे मुझे छोड़कर भागेगी। कहते हुए उसने लाली के कंधे पर अपने दांत गड़ा दिए और यही वो एक पल था जब लाली को महसूस हुआ कि अब या तो आर या तो पार। उसने आंखें खोलकर देखा तो बिस्तर के पास ही सटे टेबल पर एक बड़ी सी स्लाइड रिंच रखी हुई थी। लाली पूरी ताकत लगाकर एकदम से चीखते हुए उठ बैठी और हाथ बढ़ाकर वो रिंच उठा लिया। फिर बिना एक भी पल गवाए उसने खींचकर वो रिंच नंदराय के सिर पर मार दिया। नंदराय अब तक कुछ संभल गया था, इसलिए लाली का हाथ उठता देखकर वो एक तरफ को झुक गया। लोहे का वो भारी स्लाइड रिंच नंदराय के सिर पर ना लगकर उसकी बाह पर जा लगा, लेकिन जब तक वो खुद को संभाल पाता उसे जोर की चोट लग चुकी थी। वो वहीं बिस्तर पर पड़ा का पड़ा रह गया। लाली औने पौने उठकर अपना बैग, चुनरी और कुर्ती लेकर सीधे बाहर की तरफ भागी। चुनरी लपेटे वो नंगे पैर एक दूसरे मकान के पीछे चली आई ताकि अपनी कुर्ती पहन सके। अभी वो कुर्ती डालकर सीधी हुई ही थी कि तभी उसे वो दिखा जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। सामने नरेन किसी आदमी के साथ चला आ रहा था। नरेन, नरेन जी मिल गए। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, अब मेरी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। मैं अभी उनके पास जाती हूँ। कहकर वो चुनरी लपेटते हुए बाहर की तरफ निकली, लेकिन ये देखकर उसके कदम रुक से गए कि नरेन उसी घर की तरफ जा रहा था जहां नंदराय लाली को लेकर आया था। ये नरेन जी तो उसी घर की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब कहीं नंद जी और नरेन जी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कहीं दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? ये कहते हुए लाली के कदम खुद ब खुद पीछे हुए जा रहे थे। तब तक नरेन उस घर तक पहुंच चुका था। तभी उसने देखा कि नंदराय अपनी एक बाह पकड़े हुए कुछ लड़खड़ाता हुआ सा बाहर आ रहा था। नरेन ने अपने बापू को इस हाल में देख तड़प कर पूछा, बापू क्या हुआ आपको? ये चोट कैसे लगी? तब तक मुकेश ने, जो कि नरेन के साथ ही आया था, आगे बढ़ते हुए नंदराय को सहारा दिया और बोला, कैसे हुआ ये सब? लेकिन नंदराय ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, मैं ठीक हूं, छोड़ दे मुझे। और तू नरेन कहां जाकर मर गया था? कितना ढूंढा मैंने तुझे, कितने फोन किए। नरेन उसकी ये हालत देखकर काफी फिक्रमंद था, लेकिन बापू को ऐसे गुस्सा करते हुए देखकर उसने जल्दी से जवाब दिया, वो बापू परीक्षा की वजह से पढ़ाई के लिए कुछ दिन अपने दोस्त के घर रह रहा था। लेकिन आप यहाँ अचानक से कैसे? वो तो मैं मुकेश काका से मिलने गया तो उन्होंने बताया कि आप भी यहाँ आए हुए हैं। ऐसे अचानक से शहर में कोई काम आन पड़ा था क्या? नरेन आगे कुछ भी पूछता, तब तक नंदराय ने उसे डांटते हुए कहा, हाँ जरूरी काम था, तभी यहाँ आया हूँ। तू अंदर जाकर बैठ, हम लोग थोड़ी देर में आते हैं। नंदराय जान पूछकर उससे लाली के गांव से भाग आने की खबर छुपा गया। वो अभी ऐसा कुछ भी बताकर नरेन को लाली की कोई भनक भी नहीं लगने देना चाहता था। नरेन मन में ढेर सवाल लिए अंदर चला गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि बापू आज ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे थे। नरेन के अंदर जाते ही नंदराय मुकेश से बोला, सुन मुकेश, मुझे वो साली मिल गई थी। मैं उसे लेकर यहाँ आ तो गया, मगर उस कुतिया ने उल्टा मुझे ही घायल कर दिया और भाग निकली। तुझे इतनी हड़बड़ी क्यों मची थी नंदू? आराम से निपटना था ना उससे। अम्मा की तरह मुकेश ने भी उसकी हालत देखते हुए वही कहा, लेकिन नंदराय आजू बाजू नजरें दौड़ाता हुआ बोला, अभी ज्यादा देर नहीं हुई है मुकेश, मुझे लगता है वो अभी ज्यादा दूर भाग नहीं पाई होगी, हम उसे पकड़ लेंगे।
तू ऑटो लेकर आया है ना? पूरी बात सुनकर मुकेश ने जल्दी से बाहर की तरफ बढ़ते हुए कहा, हाँ लाया तो हूँ, मगर कैसे पता चलेगा कि वो गई किधर है? अभी मुकेश कह ही रहा था कि तभी नंदराय की नजर सड़क के उस पार एक ऑटो में बैठती हुई लाली पर पड़ी। उसने सड़क की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा, वो रही साली, चल जल्दी उस ऑटो के पीछे, इस बार बचकर निकलनी नहीं चाहिए साली। कहते हुए दोनों तेजी से अपने ऑटो के पास पहुंचे और तेजी से उस ऑटो के पीछे चल पड़े। उधर लतिका जी जल्दी से तैयार होकर ड्राइवर को साथ लिए उस मोहल्ले के लिए निकल गई थी जहां उन्होंने लाली को रखा था। वहां पहुंचते ही उन्होंने नौकरानी को छाड़ना शुरू कर दिया। कहीं को छोड़ा भी नहीं क्या उसने कि कहां जा रही है, किससे मिलने जा रही है? नहीं मैडम जी, कल तक तो उसने कहीं जाने आने के बारे में कोई बात नहीं कही थी। नौकरानी ने नजरें झुकाए हुए ही जवाब दिया। लेकिन लतिका जी का गुस्सा थमा नहीं था। उन्होंने उसे घूरते हुए कहा, अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह तकेगी या जाकर आस पड़ोस में उसके बारे में कुछ पता भी लगाएगी? उनकी डांट सुनकर नौकरानी फौरन बाहर निकल गई, जबकि लतिका जी पूरे घर की तलाशी लेने में जुट गई थी। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे कि उन्हें लाली के कहीं जाने के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती। लेकिन लाली जहां फंसी थी उसके बारे में लतिका जी को आखिर पता चलता भी तो कैसे?